कितनी अच्छी पिक्चर थी ना। हाँ यार, आंखों में आंसू आ गए। मीना ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है ना। एकदम रियल। पहली फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है मीना ने। देखना, उसे जरूर कोई अवार्ड मिलेगा। पिक्चर हॉल से बाहर निकली दो सहेलियों ने अपने आंसू पोंछते हुए ये बातें कही। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस पिक्चर को जिसने भी देखा उसकी यही राय थी। फिल्म में हीरोइन के साथ हुई ज्यादती ने सबकी आंखों में पानी ला दिया। फिल्म की हीरोइन मीना की एक्टिंग के सब कायल हो गए थे। इधर लोग फिल्म की दाद दे रहे थे तो उधर एक बड़े से फ्लैट में मीना अखबार पढ़ रही थी। तभी उसका फोन बजा। मीना बेटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबूजी, बताइए। कितनी बार कहा है कि बाबूजी मत कहा करो मुझे, चाहे तो अंकल बुला लो या फिर सर ही कह दो। ठीक है सर, आज से सर कहूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, 3-4 प्रोड्यूसर्स मेरे पीछे पड़े हैं, कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहते हैं। बताओ, करोगी? हाँ सर, क्यों नहीं करूंगी। अशोक से फोन पर बात करने के बाद मीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके काम को हर कोई पसंद कर रहा था, ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की। लेकिन तभी वो हड़बड़ा गई और उसकी सांसें फूलने लगी। और फिर वो जैसे ही आराम करने बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंख लग गई। ये कहानी मीना की ही है, पर मीना पहले ऐसी नहीं थी। मुझे तो हीरोइन बनना है। हाँ बन जाना, पर मुझसे शादी तो करोगी ना? हीरोइन किसी आम आर्किटेक्ट से शादी नहीं करती, समझे ना? अच्छा मैम साहब, अभी बताता हूँ। फिर तो तुमसे आज ही शादी करूंगा। रुको, अभी बताता हूँ। मीना को सोते हुए अपना बीता हुआ कल याद आ रहा था। वो बस रवि के साथ बिताया हसीन वक्त याद कर रही थी। उस वक्त मीना कॉलेज में पढ़ती थी और रवि एक आर्किटेक्ट था। दोनों ने शादी कर ली और मीना खुशी खुशी रवि के साथ रहने लगी। शादी के बाद मीना और रवि को एक प्यारी सी बच्ची हुई, जिसका नाम उन दोनों ने देवना रखा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मीना की नींद अपने ख्यालों से बाहर आई। सामने मीना की बेटी देवना खड़ी थी, जो स्कूल से आ गई थी। मीना उसके साथ हंसने बोलने लगी। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। मीना ने जी भरकर देवना के साथ समय बिताया और फिर देवना को सुलाते सुलाते वो फिर से पुरानी यादों में खो गई। उस दिन रवि बहुत खुश था। मीना कमाल हो गया, मुझे एक बहुत बड़ी कोठी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कहाँ बनेगी ये कोठी? हाँ बस यही थोड़ा मसला है। एक्चुअली भानु प्रतापगढ़ के राजा हैं विक्रम रावत, उनकी कोठी तैयार करनी है जंगल में। क्या, जंगल में? हाँ, अब राजा तो राजा होता है, पैसे की कमी है नहीं, तो किया होगा मन अकेले में रहने का, या फिर शायद किसी खास के साथ रहना चाहते होंगे। जंगल में? अरे एक गांव है छोटा सा जंगल के पास, तो बस उसी गांव में वो अपनी कोठी बनवाना चाहते हैं। मुझे पूरे 2 लाख रुपए दे रहे हैं वो, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ दिन उसी गांव में रहना होगा। राजा साहब चाहते हैं कि मैं वहां अपनी आंखों के सामने वो कोठी बनवाऊं। अभी देवना छोटी है, तो स्कूल वगैरह का भी कोई पंगा नहीं। तुम तैयारी शुरू करो, परसों ही निकलना है। रवि अपनी पत्नी मीना और अपनी बेटी देवना को लेकर उसी गांव की तरफ चल दिया, जहां उसने राजा विक्रम रावत को कोठी का डिजाइन दिखाया। विक्रम को डिजाइन बहुत पसंद आया, लेकिन तभी विक्रम की नजर मीना पर पड़ गई। खूबसूरत मीना को वो ललचाई निगाहों से ताड़ने लगा। देवना के खांसने से अचानक मीना का ध्यान टूटा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन मशहूर न्यूज एंकर प्रिया ने मीना को कॉल किया। मीना जी मुबारक हो, आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल रहा है। क्या? थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको सबसे पहले मुझे इंटरव्यू देना होगा, कल ही करते हैं। ठीक है। अगले दिन मीना प्रिया के स्टूडियो पहुंच गई और फिर, मीना जी पहली फिल्म और सीधे नेशनल अवार्ड, कमाल कर दिया आपने। लेकिन अब हमें आप अपने बारे में बताइए। जाहिर है ये सफर जितना आसान दिखता है उतना होगा नहीं। मीना ने रवि के साथ अपनी बात की शुरुआत की और हर कोई उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था। और फिर, अच्छा तो फिर आप उस गांव में पहुंच गई, फिर क्या हुआ? मेरे पति रवि उस कोठी को बनाने में लग गए। उन्होंने बहुत शानदार कोठी बनाई थी। फिर एक दिन विक्रम अपने लठैतों के साथ हमारे घर आया, तब मैं वहां नहीं थी। मैं तो बाजार से आटा और तेल लेने गई थी, पर मैंने देखा कि विक्रम के लठैत मेरे पति को पीट रहे हैं। फिर वो जंगल बहुत बड़ा था, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। देवना और मेरा भूख के मारे बुरा हाल था। मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तब मैंने वहीं से थोड़ी घास तोड़ी और उसी घास के पराठे बनाकर अपनी बच्ची को खिलाए। घास के पराठे? हाँ, पूरे 3 दिनों तक।
मेरे पास तेल की एक बोतल ही तो थी जिससे मैं पराठे बना सकती थी। भूख से बिलखते हम माँ बेटी ने 3 दिनों तक घास के पराठे खाकर काम चलाया। मैं लगातार चलती रही और फिर चौथे दिन जाकर मुझे एक सड़क दिखाई दी जहाँ एक भले आदमी ने हमारी हालत देखकर हमें अपनी कार में बिठाया और हम दोनों को अपने घर ले आया। शुक्र है भगवान का। अब वैसे कौन था वो भला आदमी? मशहूर डायरेक्टर अशोक जी। उन्होंने न सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि मुझे काम भी दिया। मैं उनके घर खाना बनाने का काम करने लगी। पर आपने इस सब की पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की थी, पर गरीब की कौन सुनता है। मीना की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा पसर गया। हर कोई खामोश था। और फिर आपको ये फिल्म कहाँ से, मतलब कैसे मिली? किस्मत से। मैं बाबूजी, मेरा मतलब है अशोक सर के लिए अलग अलग तरह के पराठे बनाती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं और किस किस चीज के पराठे बना लेती हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं समझ सकती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं तो घास के भी पराठे बना लेती हूँ। तब उन्होंने मुझसे मेरी पूरी कहानी जाननी चाहिए और मैंने भी पहली बार उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। शायद तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मेरी कहानी पर फिल्म बनाएंगे और उनके कहने पर ही मैंने इस फिल्म में लीड कैरेक्टर निभाया। तो ये मेरी असली कहानी है। मीना के इस जवाब के बाद प्रिया कुछ और नहीं पूछ सकी। हर किसी की आंखों में आंसू थे। फिर अगले दिन राष्ट्रपति भवन में, मीना बेटी, आपने कमाल का काम किया। और सुनो, मैंने उस विक्रम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। तुम चिंता मत करना। जिसने तुम्हारे पति की जान ली और तुम्हें और तुम्हारी बेटी को घास के पराठे खाने पर मजबूर किया, अब वो जिंदगी भर जेल की सूखी रोटी खाएगा। राजसमंद नामक एक गांव में जगमोहन अपनी पत्नी सोमा और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। जगमोहन के पास जमीन तो थी लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास बैल थे लेकिन घर के हालात बिगड़ने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। घर के हालात देख उसकी पत्नी सोमा ने उससे कहा, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे ठाकुर के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहां जाकर काम कर दूं? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर रेनू की माँ। तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। सोमा, तुम जानती नहीं हो उस ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर औरत पर बुरी नजर रखता है और मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर तुम भी उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। ना, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा और मैं तो गांव में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं, तू वहां काम करने नहीं जाएगी बस। जगमोहन दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना और कपड़े तक भी नहीं दे पा रहा था। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा चला रहे थे। जगमोहन जब भी गांव में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो या ट्रैक्टर उसके खेतों में चला दो, तो सभी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। उधर गांव का ठाकुर गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब जगमोहन मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी जगमोहन से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, जगमोहन, रे तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर जगमोहन चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सोमा उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और ना अचार सब्जी कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? सोमा, तू रेनू के लिए कुछ देख है तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सोमा, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश नहीं होता है। अपने पति की लाचारी देख सोमा को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है। फिर सिलबट्टे पर पीसकर उसका पेस्ट बना लेती है और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन मिलाकर उसे तवे पर डाल देती है। फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले रेनू, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था।
तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं हमारे महाराणा प्रताप भी जब जंगल में रहे थे तो उन्होंने भी यही हरे घास की रोटियां खाई थी, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही रेनू और जगमोहन उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सुमा, ये तो लाजवाब है। की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतने अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। जी, ये जगमोहन जी का घर है। जी हाँ। तभी जगमोहन आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और साथ में ये, हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर जगमोहन, सोमा और रेनू सब बहुत ही खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। जगमोहन ट्रैक्टर बुलवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है और अब शहरों से नई नई खाद लाकर अपने खेतों पर डालता है, जिससे उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और वो उससे भी काफी पैसे कमाने लगता है। देखते ही देखते अब वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रह